तारगे जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज से स्टार्ट हो चुका है एनटीपीसी CB2 टेस्ट सीरीज नंबर 1 जो न्यू बुक के साथ। हम इसके पहले हम द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो है 1 से 30 तक के सेट को हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। अगर जो लोग उस वीडियो के अगर वॉल्यूम 1 का टेस्ट नहीं देखे हैं तो इसका लिंक उस वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से आप देखकर बारी बारी से या तो हमारे देख सकते हैं। आज से हम नए बुक के साथ नए सेट नंबर 1 स्टार्ट किए हैं जो कि एनटीपीसी CB2 का ये भी वॉल्यूम 1 है जो SK झा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बता दूं दोस्तों कि ये एक सेट जो डेली हम इस टेलीग्राम पर हम सेंड करते हैं। अगर जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो उस हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ, वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ से सेट प्रोवाइड कर सके। अगर जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, या तो फिर एनटीपीसी CB2 का अगर जो तैयारी अच्छे से करनी चाहते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। यहाँ बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे एनटीपीसी के पूरे सेट इस पर कवर किया जाएगा, जब एग्जाम तक कवर किया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर, ज़्यादा देरी न करते हुए अब वीडियो के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ, पहले सेट के पहले क्वेश्चन के साथ किस तरह से क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों आ गए पहले क्वेश्चन की कर रहा कि एशियन विकास बैंक जो होता है मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय आपको बताना है दोस्तों। तो बता दें दोस्तों इसका मुख्यालय जो है मनीला में पड़ता है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ बनता है? मनीला में बनता है। अगर जो एडीबी की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1966 में होती है। अगर वर्तमान में अगर सदस्यों की संख्या की बात किया जाए, सदस्यों की संख्या बात किया जाए दोस्तों तो इसमें टोटल 68 देश इसमें अभी सम्मिलित है वर्तमान में। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक खिलाड़ियों को आउट करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो बताना है दोस्तों किसे प्राप्त है। तो बता दें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जिसे ODI के रूप में हम जानते हैं कि ODI में जो सबसे सर्वाधिक विकेट लेने वाले अगर फर्स्ट स्थान की बात किया जाए तो मुथैया मुरलीधरन है दोस्तों। मुरलीधरन होंगे जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने बता दूं दोस्तों कि 341 पारी खेले हैं। 341 पारी में इन्होंने विकेट की बात की जाए दोस्तों मुथैया मुरलीधरन की बात कर रहे हैं दोस्तों कि 341 पारी में विकेट की बात किया जाए दोस्तों तो 534 विकेट इन्होंने लिए हैं। वही अगर जो दूसरे स्थान की बात किया जाए दोस्तों तो वसीम अकरम हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ वसीम अकरम जिन्होंने 341 पारी की बात किया जाए दोस्तों इन्होंने अगर जो इन्हीं की बात किया जाए विकेट की बात किया जाए दोस्तों तो इन्होंने वसीम अकरम ने 502 विकेट लिए हैं और दूसरे स्थान पे है वसीम अकरम। वही बात किया जाए दोस्तों भारत के खिलाड़ी की बात किया जाए दोस्तों तो प्रथम स्थान जो कि वर्ल्ड में 10वें स्थान पर आते हैं कौन? अनिल कुंबले जो होते हैं जो कुंबलों ने जिन्होंने 337 विकेट लिए हैं, जो कि ODI में 337 विकेट लिए हैं, जो वर्ल्ड में 10वें स्थान पर आते हैं। इस तरह से यहाँ पे आंसर वसीम अकरम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 के ऊपर। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि भारत की प्रथम नौसेना संग्रहालय किस समूह बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है। बताना है दोस्तों कहाँ पर स्थापित होने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम में स्थापित होने वाला। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 4 के ऊपर। 4 नंबर क्वेश्चन करा कि पहली भारतीय महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। बताना दोस्तों पहली भारतीय महिला, यहाँ पहली भारतीय महिला लगाया हुआ दोस्तों। इस तरह से आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में बता दूं दोस्तों कानपुर अधिवेशन की थी। कहाँ की थी? कानपुर अधिवेशन इन्होंने की थी, कानपुर अधिवेशन। अगर जो बोलता दोस्तों कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी है तो यहाँ पे आंसर हो जाए एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन किए थे। लेकिन भारतीय लगाने के कारण ये विदेशी थे। अगर भारतीय की बात है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन
5 के ऊपर दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है। बताना है दोस्तों कि किसमें नहीं दिया जाता है। अगर जो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए दोस्तों तो इन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में स्वीडन के वैज्ञानिक किसके नाम पर जानबे कर अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरू किया गया है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरू किया गया 1901 में, जिन्होंने 5 विषयों में दिया जाता था दोस्तों नोबेल पुरस्कार। लेकिन 1967 के बाद 1967 में जो है कि स्वीडिश बैंक के 300वीं वर्षगांठ पर इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना शुरू, यानी कि टोटल 6 विषयों में देना शुरू कर दिए। और परिणाम 1969 में अर्थशास्त्र के पहले नोबेल पुरस्कार देता है। तो अब यहाँ पे बता दूं दोस्तों तो यह कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 6ठे नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों कि धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्न किसके बराबर होती है। बताना है दोस्तों 1 डिग्री अक्षांश के बराबर कितने दूरी बराबर होती है। तो आप जानते होंगे दोस्तों 111 किलोमीटर के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन का रहा है कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है। बताना है दोस्तों कि तुलबुल परियोजना जो है किस पर स्थित है। बता दें दोस्तों चुलबुल परियोजना जो कहाँ स्थित है, हमारे देश जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह स्थित है कौन सी नदी पर, झेलम नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 के ऊपर कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। बताना है दोस्तों किस नदी पर स्थित है ये भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झेलम पर ही स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 के ऊपर। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताना है दोस्तों कि तमिलनाडु। तो इस तरह से इंडिया का चीन है दोस्तों, साउथ का बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे तमिलनाडु स्थित है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्थित है दोस्तों। अगर तमिलनाडु और कृष्णा डेल्टा, आंध्र प्रदेश को हम कृष्णा डेल्टा से भी सूचित करते, कृष्णा डेल्टा के बीच का अगर बात किया जाए दोस्तों तो यह क्षेत्र जो कहलाता है कोरोमंडल कहलाता है। अगर जो बात किया जाए दोस्त कृष्णा डेल्टा से बात किया जाए दोस्तों गोदावरी तट के बीच जो गोदावरी के बात किया जाए दोस्तों, गोदावरी पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो यह तट जो कहलाता है गोरोमंडल तट कहलाता है। कौन सा तट कहलाता है दोस्तों, गोलकुंडा तट। अगर गोदावरी से लेकर उत्तरी भारत की बात किया जाए तो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो ये कृष्णा डेल्टा को हमें आंध्र प्रदेश लिख दिया। तो यह क्षेत्र जो हो जाएगा कौन सा तट हो जाएगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 के ऊपर दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। बताना है दोस्तों कौन सा पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मांडवी पहाड़ी जो है पूर्वोत्तर राज्य में अवस्थित नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी तीनों की बात किया जाए दोस्तों तो यह पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है, यहाँ से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 के ऊपर दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिक्किम की जो सीमा कौन से देश से नहीं बनता है। तो बताना है दोस्तों सिक्किम की सीमा तो इस तरह से इंडिया है दोस्तों। अब इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सिक्किम स्थित है, अगर यहाँ बात किया जाए दोस्तों तो यह सिक्किम स्थित है। अगर इधर की बात किया जाए दोस्तों साइड में पूर्वोत्तर नेपाल स्थित है, चीन स्थित है, यहाँ पे भूटान स्थित है। तो यहाँ बोल रहा है कि तीज सीमा नहीं लगती है, तो नेपाल से लगती है, चीन से लगती है और म्यांमार से नहीं लगती, क्योंकि म्यांमार पूर्वोत्तर में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। म्यांमार से सीमा सिक्किम से नहीं लगती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 12 के ऊपर 12 में कर रहा है कि दोस्तों कि भारत के कितने राज्य जो है समुद्री किनारे पर स्थित है। समुद्र किनारे बताना है दोस्तों कितने। तो बता दूं दोस्तों कि भारत के जो है साउथ में जितने भी राज्य है, जब
जो समुद्र से लगते हैं। अगर बात किया जाए दोस्तों तो शुरू से तो इसमें गुजरात राज्य हुआ दोस्तों, इसके बाद हो जाता है गोवा राज्य होता है, उसके बाद किया जाए दोस्तों तो महाराष्ट्र हो जाता है, उसके बाद किया जाए दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा, इसके बाद किया जाए तो इसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद किया जाए तो आंध्र प्रदेश होगा दोस्तों, इसके बाद किया जाए तो उड़ीसा हो जाएगा, अगर जब फिर लास्ट बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। यानी टोटल राज्यों की बात किया जाए दोस्तों तो 9 राज्य लगते हैं जो कि हमारे समुद्री सीमा किनारे पर बसा हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले नंबर क्वेश्चन करा 13 नंबर कि वेग समय ग्राफ के बताना है दोस्तों। वेग समय ग्राफ के समानांतर हो तो गति क्या होगा। जब वेग समानांतर हो जो दोस्तों तो इसका जो गति जो होगा वह एक समान होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 के ऊपर दोस्तों कि किसी गेंद को 5 मीटर के वेग से 9.6 मीटर की ऊंचाई इमारत की छत के अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल तक पहुंच जाने में कितना समय लगेगा। तो बता दो दोस्तों यहाँ पे क्या लगाएंगे। दूरी इक्वल टू जो जानते हैं दोस्तों, जब ऊपर फेंका जाता है तो दूरी इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है, फार्मूला होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर जो हम रखेंगे तो दूरी इक्वल टू 9.6 मीटर हो जाएगा। अगर U के बात किया जाए दोस्तों तो यह जीरो हो जाएगा। जब पहुँचेगा शुरू किया जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा जी। अगर बात यहाँ पे कलर चेंज करना, अगर 0 की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ 1/2 जी के पहलू दिया हुआ 9.8 T का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा 9.96। यहाँ से 9.6 कट जाएगा 2 मर्त में दोस्तों, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यानी T स्क्वायर की बात किया जाए तो T स्क्वायर बराबर √4 होगा, यानी T इक्वल टू 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर 2 मीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन करा 15 नंबर कि एक जब कोई वस्तु जो है उत्तल लेंस में किनके जो प्रतिबिंब आवर्धित आभासी और सीधा होता है। आने के बताना दोस्तों किनके बीच में उत्तल लेंस में हम रखेंगे कि वस्तु जो प्रतिबिंब जो बनेगा आवर्धित आभासी और सीधा बनेगा। बात किया जाए दोस्तों उत्तल लेंस की वस्तु, उत्तल लेंस इस तरह से रहता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे F1 होता है जो फोकस 1, यहाँ केंद्रक 1 होता है। इस साइड की बात किया जाए तो F2 होता है, यहाँ से बात किया जाए तो C होता है 2 होता है। अब वस्तु को प्रतिबिंब बनाना है दोस्तों आवर्धित सीधा और आभासी और सीधा। तो प्रतिबिंब किसके बीच में, अगर जो प्रतिबिंब अगर जो F1 और फोकस के बीच में, F1 और ध्रुव के बीच में अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ से टकरा के फिर इसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अगर जो हम प्रतिबिंब को रखते हैं उसी क्षेत्र में अगर जो प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब आवर्धित सीधा और आभासी बनता है। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों F1 और O के बीच में रखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा कि 2 ओम प्रतिरोध जो ऐसे क्या मतलब होता है पता नहीं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। ऐसे यानी कि अगर श्रेणी एम्पियर अगर बोल सकते हैं दोस्तों कि 30 मिनट में प्रवाहित धारा को आंतरिक ऊर्जा क्या होगा दोस्तों। इसको दोस्तों अगर जो कोई भी अगर जो स्टूडेंट अगर जो इनका सॉल्यूशन जानते होंगे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बना के भेजिए, कमेंट में भेजिए। इसका आंसर के हम इंतज़ार करते रहेंगे। इसका आप लोग पर छोड़ते हैं कि कमेंट में कितने लोग इसके सही आंसर भेजते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि संविधान के मौलिक कर्तव्य जो सम्मिलित किया गया है था, बताना दोस्तों मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था। तो ये तो जानते होंगे दोस्तों कि बहुत फेमस क्वेश्चन है जो जिसे हम लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। 42वां संशोधन जो होता है 1976 में होता है। इसी समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन का रहा 18 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा देश जिसमें सिविल सेवा के प्रतियोगिता जो परीक्षाओं को सबसे पहले शुरू की थी। बताना दोस्तों कौन सा देश है जिन्होंने सिविल सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं को सबसे पहले शुरू की थे। तो बताना दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन के द्वारा जो है पहले सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं को शुरू किया गया। तो ऑप्शन C हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 19 के ऊपर दोस्तों।
दोस्तों 19 पर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक की सभापति कौन होता है। बताना है दोस्तों कि जब लोकसभा और राज्यसभा की जब दोनों बैठकों होती है तो उसके सभापति को बताना है दोस्तों। तो जानते होंगे दोस्तों कि संसद के दोनों सदस्य को जो बैठक को जो बुलाने का काम करता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति का काम होता है, राष्ट्रपति का काम होता है बुलाने का। अगर सभापति की बात किया जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सभापति जो कौन होते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसका राइट आंसर। अगर बात किया जाए तो लोकसभा अध्यक्ष के वेतन की बात किया जाए दोस्तों कि वेतन इनको कितना होता है तो उपराष्ट्रपति के बराबर होता है, तो यानी कि 4 लाख रुपया इसको वेतन के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष को 4 लाख रुपया वेतन मिलता है, जो कि उपराष्ट्रपति के बराबर मिलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों कि फेन प्लवन विधि में एयस को चूर्ण को बताना किस में कहाँ मिश्रण किया जाए कि भाई टंकी में रखा जा सकता है। फेन उत्प्लवन विधि में एयस को चूर्ण को तांबे और जल के मिश्रण को एक भारी एक टंकी में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन इस तरह से दोस्तों 21 के ऊपर 21 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं कि नेट्रियम जो होता है निम्न किसके नेट्रियन नाम होता है। तो जानते होंगे दोस्तों नेट्रियम जो होता है जिसे हम Na से सूचित करते हैं, तो इसका सही पता होगा इसे सोडियम कहा जाता है, जो कि सोडियम को हम Na से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या की बात किया जाए दोस्तों तो इसके परमाणु संख्या 11 होता है। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या किया जाए तो 2 8 1 होता है। इस तरह से ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 के ऊपर दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी तत्व का संयोजन शक्ति क्षमता क्या होती है, क्या कहलाती है। किसी भी तत्व का संयोजन शक्ति जो क्षमता क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संयोजकता कहलाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, संयोजकता कहलाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है 23 नंबर, निम्न कौन सा गुण जो है मनुष्य के अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। बताना है दोस्तों इसे कौन सा गुण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जानने की इच्छा प्रकट करना, इसका ही वानर के पृथक गुण करता। ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा एक इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है 24 नंबर कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। बताना दोस्तों गर्भाशय में जो भोजन उत्तक होता है यह प्राप्त होता है किसके द्वारा, यह प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर प्लेसेंटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 25 के ऊपर दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित किसमें जो होमोडोट दांत पाए जाते हैं। होमोडोट दांत किसमें पाया जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों होमोडोट जो होता है मछली के दांत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, होमोडोट मछली में पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 26 नंबर की अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। बताना है दोस्तों अंग्रेज द्वारा कौन सा व्यापार केंद्र प्रथम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत इसका प्रथम व्यापार केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 27 के ऊपर 27 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि शक संबंध जो प्रारंभ जो है सम्राट शासन काल में ईस्वी में हुआ था। तो बता दें दोस्तों किसके साल में हुआ था। तो शक संबंध जो ईस्वी का कार्यकाल कनिष्क के समय में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 28 के ऊपर दोस्तों कि पुनर्पाषण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन थे। बताना दोस्तों मनोरंजन का साधन क्या था। तो इसका जो होगा आंसर हो जाएगा शिकार जो था इसके मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर पुनर्पाषण काल में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 37 के ऊपर अगले क्वेश्चन 29 के ऊपर कि 36 मांग वक्र होते हैं। बताना चाहते इसे वक्र होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण लोचनदार जो लोचदार जो होता है वह 36 वक्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 29 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 के ऊपर। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि बिक्री लागत से अभिप्राय है। बताना है दोस्तों बिक्री लागत से अभिप्राय क्या होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विज्ञापन की जो लागत होती है, जो बिक्री लागत से अभिप्राय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विज्ञापन की लागत। अब चलते हैं इस आगे के क्वेश्चन पर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 31 नंबर पर कि हाल में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद जो NHRC कहते हैं, उसका अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताना है दोस्तों, NHRC के अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 32 नंबर क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों कि पर्यावरण भारत में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में जो हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो बता दूं दोस्तों कि आज ही हम एक वीडियो बनाए थे, अपलोड किए थे जिसमें कि इंडेक्स का वीडियो था दोस्तों, जिसमें हम जो 2021 का जो लास्ट डेट, उसमें हम यह जो है इसका बताए थे दोस्तों। अगर जो लोग वीडियो को देखे होंगे उसको आंसर यह सही से कर सकते हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे नहीं पर इसको ये क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसका सही आंसर हो जाएगा 117 जो है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में जारी की भारत का स्थान 117 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बताऊं दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दिएगा और साथ में शेयर करना मत भूलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन कर रहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? बताना है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण के कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों, यह किया गया E100 प्रोजेक्ट का शुरू किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर E100। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। अगले क्वेश्चन 34 के ऊपर 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया गया है? बताना है दोस्तों, WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार किसे दिया गया? तो बता दूं दोस्तों कि इस डॉक्टर हर्षवर्धन को प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात की WHO के महानिदेशक अभी कौन है, तो इनका डॉक्टर टेड्रोस अधानोम इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं अभी वर्तमान में। अगर मान्यता पुरस्कार की बात किया जाए दोस्तों तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन को मिला है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों 35 नंबर कि हाल में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 नामित किया गया है 2021 के? अगर बात किया जाए दोस्तों इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अगर 2020 के बात किए थे दोस्तों, तो मार्के लुकास रिजनेबेल्ट को दिया गया था, रिजनेबेल्ट को दिया गया था 2020 में। अगर 2021 के क्वेश्चन पूछा दोस्तों तो 2021 में दिया गया डेविस डिलोफ को दिया गया, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर डेविस डिलोफ के हो जाएगा। और 2022 के बात किया जाए तो मार्के लुकास रिजनेबेल्ट को दिया गया है और रिजनेबेल्ट हो जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 36 के ऊपर दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन करा कि स्ट्रेंजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ जो है एक लेखक है, किसके है? जो एक क्रिकेट की कहानी, इसका लेखक बताना है दोस्तों किन खिलाड़ियों के द्वारा लिखा गया स्ट्रेंजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। यह किताब जो लिखी गई है दोस्तों रवि शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर रवि शास्त्री। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 37 के ऊपर दोस्तों कि हाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाली रिकॉर्ड जो है किस व्यक्ति ने बनाया है? तो बता दूं दोस्तों यह सर्वाधिक बार रिकॉर्ड बनाने के जो नेपाल के रहने वाली कामेरीपा शेरपा के द्वारा बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कामेरीपा शेरपा के द्वारा सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए रिकॉर्ड बनाया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 38 के ऊपर 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020-21 के तुलना में अधिक जो है आवंटन हुआ है, कितना प्रतिशत अधिक आवंटन हुआ है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 137% का आवंटन हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा 38 का इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 39 नंबर का रहा कि किस राज्य सरकार द्वारा अस्पताल में बेड के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया? तो अमृत वाहिनी ऐप जो लॉन्च किया गया दोस्तों बिहार के पड़ोसी राज्य
झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा, जो कि बिहार से अलग हुए थे 15 नवंबर 2000 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, 40 नंबर कि किस राज्य सरकार के द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए एक संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। तो बता दूं दोस्तों, संजीवनी परियोजना के बात किया है, वो संजीवन ऐप होता है, संजीवन ऐप की बात किया है दोस्तों, तो हमारे बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर ये संजीवनी परियोजना की बात किया है दोस्तों, तो यह हरियाणा के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संजीवनी परियोजना हरियाणा के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 41 के ऊपर कि डी संक्षिप्त जो होता है DRDO का बताना दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है। DRDO की बात किया दोस्तों 1958 में इसकी स्थापना होता है। इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारे नेशनल जो होता है नई दिल्ली इसके हेडक्वार्टर है। अब बता दूं दोस्तों, यहाँ इसका अध्यक्ष के बता दूं DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, जो इनके वर्तमान में अभी अध्यक्ष। अगर फुल फॉर्म के बात किया जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 42 के ऊपर दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बता दूं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज से अगर बात किया जाए तो आज से 3 दिन पहले जो है इसके साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया है। तो 8 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर में। अगर जो साक्षरता दिवस की बात किया जाए, टीचर डे की बात किया जाए दोस्तों, टीचर डे की बात किया जाए तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 43 के ऊपर कि इजराइल के मुद्रा का नाम क्या है। तो इजराइल के मुद्रा का नाम बताना है दोस्तों। तो इजराइल का जो मुद्रा जो होता है न्यू शेकेल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर न्यू शेकेल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 44 के ऊपर दोस्तों कि निम्नलिखित में राज्यों में से भारत के किस राज्य के मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताना है दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आप जानते होंगे कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो होता है असम में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर असम। असम के मुख्यमंत्री की बात किया जाए दोस्तों, तो हेमंत बिस्व शर्मा इसका वहाँ के मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ के वहाँ के मुख्यमंत्री से दोस्तों कि अगर जो असम के मुख्यमंत्री की बात किया दोस्तों, तो मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो अभी CM है कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर जो बात किया जाए वहाँ के राज्यपाल के गवर्नर की बात किया जाए जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 45 नंबर के क्वेश्चन पर, इनमें कौन सा रूपांती चट्टान नहीं है। तो बताना है दोस्तों रूपांती चट्टान कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेनाइट जो होता है एक रूपांती चट्टान नहीं है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 46 के ऊपर दोस्तों कि कहला सबसे अधिक लवणीय सागर है। सबसे लवणीय सागर जो होता है भूमध्य सागर होता है, जिसमें लवणता की बात किया जाए दोस्तों तो 330% इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मृत सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, अगले क्वेश्चन 47 के ऊपर कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बताना दोस्तों महाभियोग के बारे में बताना राष्ट्रपति के बारे में। तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर अनुच्छेद 61 जो होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 48 के ऊपर दोस्तों कि भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का कार्यकाल बताना दोस्तों कितने वर्षों की होती है कार्यकाल। अगर नियंत्रण महालेखा की बात किया जाए दोस्तों तो अनुच्छेद की बात किया जाए कैग जिसको कहते हैं 148 इसके अनुच्छेद है। तो बताना इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों की होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों कि यज्ञ जो होता है यज्ञ सूत्र किस वेद में स्थित है। यज्ञ सूत्र बताना दोस्तों यह स्थित है किस वेद में, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजुर्वेद में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, अगले क्वेश्चन 50 नंबर जो कि हम केवल जीके ही करेंगे। मैथ रीजनिंग का एक वीडियो अब बनाएंगे जिसमें मैथ रीजनिंग फुल्ली होगा, मैथ की खाली होगा।
जो कि वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा। अब चलते हैं अगले 50 के ऊपर के हर्षवर्धन के आरंभिक राजधानी कहाँ थे, तो बताना दोस्तों हर्षवर्धन के आरंभिक राजधानी कहाँ थे। तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह था दोस्तों सेट 1 का 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस का था। किस तरह लेवल से था दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और साथ में शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। अब चलते हैं अगले सेट के साथ मिलते हैं। इसमें बता दें दोस्तों इसमें हम मैथ के भी वीडियो लेकर आएंगे जो कि कल अपलोड कर चुका है। इसके अब चलते हैं अगले